कई घरों में जलने वाले चिरागों को बेवक्त ही बुझा दिया। बाराबंकी के बंकी विकासखंड के सैनी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय सैनी 1 में सुशील कुमार शिक्षा मित्र के तौर पर तैनात थे। ड्यूटी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज सुशील कुमार के घर पर उनकी पत्नी, उनका एक 10 साल का बेटा है, जिनके पास इनकम के रूप में सुशील कुमार का वेतन ही था। आज उनकी पत्नी रो रो कर सरकार से और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है, फरियाद कर रही है कि उन्हें ऐसा आय का कोई साधन दिया जाए जिससे उनकी जिंदगी की गाड़ी चल पाए। बार बार मतदान प्रशिक्षण से लेकर के मतगणना और चुनाव के दिन, मतदान के दिन तक जो कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, उसके बारे में बार बार सूचित किया गया कि यदि इनसे बचाव न किया गया तो हम लोग प्रभावित होंगे और उसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन इतने प्रतिवेदनों के देने के बावजूद पंचायत चुनाव में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और उसके फलस्वरूप हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के बहुत से शिक्षक, बहुत से कर्मचारी प्रभावित हुए और दिवंगत हुए। मेरे पास एक सूची है जिसमें केवल बेसिक शिक्षा परिवार के सदस्यों के नाम और पता है जो कोरोना संक्रमण का शिकार होकर के और दिवंगत हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल के पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें कई घर ऐसे हैं जहां पर उन्होंने अपने घर का जिस आश्रयदाता है उसको खो दिया है। साथ ही जो इनके जीने का एक सहारा था वो इनसे कहीं जुदा हो गया है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी थी वो पंचायत चुनाव में लगी थी। कि वो शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उसके बाद में इस ड्यूटी के दौरान, चुनाव के दौरान उन्होंने अपना सहारा खो दिया है। ये 12 तारीख को ट्रेनिंग में गए थे बाराबंकी, वहीं से आए हैं तो 13 तारीख को उनको रात में हल्का हल्का सा फीवर था। तो ये हमसे बोले कि आज हमें लग रहा है कि हमें बुखार जैसा लग रहा है, तो हमने कहा दवा ले आओ। फिर ये 13 तारीख को यहीं पास में दवा लेके आए, 14 को लाए, थोड़ा ठीक हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, जुकाम, सर्दी, जैसा सब कोरोना में बताते हैं वैसे इनके सारे लक्षण थे। और धीरे धीरे करके ये बस 10-12 दिन हुए। उसके बाद इन्होंने मौथरी में दवा ली, फिर ठीक हो गए। फिर इनको फीवर खूब चढ़ने लगा, उतरता था, चढ़ता था। उसके बाद इनको 23, 24 को और 25 को, ये 23-24 को इतना इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी कि मतलब वो सही से सांस नहीं ले पा रहे थे। और 25 तारीख को सुबह इनको ड्यूटी पे जाना था। तो ये बाराबंकी ड्यूटी के लिए सर ने फ़ोन किया कि आप आ रहे हैं? तो कहने लगे हाँ हम आ रहे हैं। तो 7:30 बजे ये निकले और बड़ेल जाना था। तो ये हाईवे चढ़े, वहाँ इनकी तबीयत ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगी और ये वहाँ से वापस आ गए और हमसे बोले कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो हमने कहा मत जाइए। तो कहने लगे अगर हम जाएंगे रास्ते में गिर जाएंगे तो हमको कोई उठाएगा नहीं और कहेगा इसको कोरोना है। तो हमने कहा ठीक है आप वापस आ गए, मत जाइए। उसके बाद सर ने फ़ोन किया कि हमको ड्यूटी कागज़ दे दीजिए और हमने उनको ड्यूटी कागज़ दे दिया। 25 तारीख को हमने घर में सारा इलाज किया, लोकल में डॉक्टर से इलाज कराया, भाफी दिलाया, सबको दिलाया। उसके बाद रात में 25 तारीख को इनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो हमने इनको रात में भैया से कहा तो लेके गए, हिंद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके बाद कहाँ पे ले गए? मेयो हॉस्पिटल पे लेके गए। फिर वो लोगों ने बोला कि मेयो हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ शायद ऑक्सीजन मिल जाएगी। मेयो हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन थी, कुछ नहीं मिला। तो ये वो लोग हैं जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो उस मौत को झुठला सकती है, आंकड़ों को झुठला सकती है, लेकिन जो इनकी आंखों से जो दर्द आंसू बन के झलक रहे हैं उनको कोई भी प्रशासन या सरकार झुठला नहीं सकती। शिक्षा मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन असलियत ये है कि जो इनके आंसू हैं ये झूठे नहीं हैं, ये वो आंसू हैं जो दिल से निकले हैं और दर्द बनकर इनकी आंखों से बह रहे हैं। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी।